नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। तो आज की पहली बड़ी खबर में बात होगी दिल्ली की, जहां आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा दिल्ली के बाहर से लोगों को लाकर उनके वोटर आईडी बनवा रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे दिल्ली की ही, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा आज अपने बचे हुए 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इसको लेकर शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बीजेपी कोर कमेटी और बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। वहीं तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे महाराष्ट्र का, जहां शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा उनकी पार्टी महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानीय निकायों के चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी को संकेत दिए हैं कि उसे अकेले चुनाव लड़ना ही चाहिए। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर बिहार से है, जहां इस साल विधानसभा के चुनाव होना है और इस बीच राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। आप सांसद संजय सिंह ने शनिवार सुबह भाजपा पर विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा दिल्ली के बाहर से लोगों को लाकर उनके वोटर आईडी बनवा रही है। इस धांधली में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद शामिल हैं। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंक रही है, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा नेता पहले सांसद थे, अब वो सांसद नहीं है। वो 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा कर बैठे हुए हैं। संजय सिंह ने एक डॉक्यूमेंट दिखाकर दावा किया है कि प्रवेश वर्मा ने बंगले के पते पर 35 वोटर आईडी बनवाने की एप्लीकेशन दी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, कमलेश पासवान, भाजपा सांसद जयप्रकाश हरदोई ने भी दिल्ली में अपने अपने बंगले पर 25 से ज्यादा वोटर आईडी बनवाने की एप्लीकेशन दी है। संजय सिंह ने कहा कि ऐसे फ्रॉड करके ही भाजपा चुनाव जीतती है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक जी, आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं और ऐसा उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो विधानसभा चुनाव में धांधली कर रही है। इसको लेकर उन्होंने ये दावा किया है कि बीजेपी फर्जी वोटर आईडी बनवा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव की तिथि का जो है घोषणा हो चुकी है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप लगना परोक्ष रूप से है। यही काम होता है नेताओं का, एक दूसरे पे आरोप लगाना। और ये मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल आलोक जी। हाँ, तो ये तो आपने देखा था जिस तरीके से बीजेपी क्लेम कर रही थी कि उसने रोहिंग्या और बांग्लादेश के जो वोटर्स बनाती गए थे उनका जो है कम किया गया, उनको काटा गया। और अभी अभी आपने देखा था जिस तरीके का आप नेता केजरीवाल साहब ने जो उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के जो लोग आए हैं उन पे जो आरोप लगाया है कि वो यहाँ केवल वोटर बना लेते हैं और उनको एक अवैध रूप से उनको दिखाया जाता था कि वो दिल्ली के निवासी हैं, जबकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का नागरिक कहीं भी रह सकता है, उसके पास जो है संवैधानिक अधिकार है, कहीं भी कार्य कर सकता है। जब वो वहां रहता है तो जाहिर सी बात है वो अपने वोटर्स बनाते हैं। जहां तक बंगले के सवाल है कि वहां पे 20-25 आदमी तो रहते ही, उनका स्टाफ रहते ही है, तो स्टाफ के लोग जो है अपना बनाते हैं और वैसे भी 20-25-50 वोट से हिंदुस्तान के चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मुख्य रूप से जब तक 5 से 10,000 वोटर्स, अगर एक आपने देखा कि एक बिजली का खंभा है उसके ऊपर जो है 63 लोगों के जो है वोटर आईडी कार्ड बन गए। इस तरीके की अगर कोई बात होती तो होती, लेकिन अगर कोई बंगला है जिसमें जो है कोई बड़ा महान भाव रहते हैं तो वहां पे 20-25 स्टाफ या उनके घर वालों को मिला के हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो इस तरीके के आरोप लगते रहेंगे। ये 5 तारीख तक ये सब चलता रहेगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो चुनाव में अगर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना है या अपना नाम हटवाना है, इसके लिए एक बड़ी प्रक्रिया होती है। तो तमाम फॉर्म भरे जाते हैं, तमाम आपके पैन नंबर, आधार नंबर, आपको परमानेंट एड्रेस देना पड़ता है, तब कहीं जाके आपका बड़ी मुश्किल से वोटर आईडी कार्ड में नाम आता है। या इसी तरह निकालने की भी फॉर्म नंबर 7 पर, ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, तब आपको वोटर लिस्ट से आपका नाम कटता है। तो इससे ज्यादा बेहतर होगा कि दोनों पार्टी, जो कि बीजेपी और आप पार्टी है, वो चुनाव पे अपना कंसंट्रेशन करे, अपने को केंद्र पर करे, और ताकि इस तरीके की जैसे ईवीएम है या वोटर लिस्ट है, इस पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जनता को पास आप जा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, उसको कैसे दूर करें, इन बातों से दूर नहीं होने वाली।
आलोक जी, अभी तक तो केजरीवाल का जो बंगला था वो सुर्खियों में था, लेकिन अब जो सांसद है उनका बंगला भी सुर्खियां बटोर रहा है। सांसद संजय सिंह का क्या आरोप है कि 8 महीने हो गए हैं वो सांसद नहीं है, फिर भी कब्जा कर कर बंगले पर बैठे हुए हैं। तो कितनी सत्यता आप देख पा रहे हैं इनके दावे में? देखिए, जो भी दावा किया जा रहा है वो किसी आधार पर किया जा रहा है। अगर सांसद महोदय जो है, अगर वो चुनाव हार चुके हैं तो उनको बंगला खाली करना चाहिए था। 8 महीने एक लंबा अरसा होता है। तो ऐसे में अगर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो सरकार करेगी। जो भी वहाँ के जो आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में ये बंगला देना और खाली कराना होता है, तो उनका वो कार्य करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये गलत है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर देखा कि बीजेपी के जो सांसद हैं वो तो काफी अनुशासन वाले होते हैं, वो समय के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो अगर इसमें सत्यता है कि बंगला उन्होंने खाली नहीं किया है तो जरूरी आप देखिएगा 2-3 दिन में कार्रवाई हो जाएगी और उनको अपना बंगला अगर खाली नहीं किया है तो खाली कर देंगे। देखिए, बिल्कुल चुनाव आलोक में जी। जी शुद्धता जी। और शुचिता जरूर मांगे। बिल्कुल आलोक तो जी, क्योंकि ऐसे में चुनाव अगर नजदीक हैं और आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहेंगे, छीटाकशी भी होती रहेगी, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की जगह इनको अपने अपने काम गिनाना चाहिए, या ऐसी कुछ सुविधाएं लोगों को देना चाहिए कि आकर्षित होकर लोग इनकी तरफ झुक सके? मैं सभी पार्टियों की बात कर रही हूँ। देखिए रूबी जी, जहां तक बात ये है कि हिंदुस्तान में चुनाव जो है विकास के नाम पे नहीं जीते जाते हैं। और आपने दिल्ली में देखा कि जिस तरीके का डेमोग्राफी है, 60% लोग जो है काफी गरीबी की सीमा या उसके आसपास रहते हैं, 40% ही लोग जो है इन्फ्लुएंस है। तो ऐसी स्थिति में जो झोपड़पट्टी में रहते हैं या जो जिनके पास सुविधाएं जो है कम है, जिनको 500 रुपए भी एक बहुत बड़ी राशि होती है। तो आपने देखा है कि जिस तरीके के बिजली के बिल माफ करना और पानी के बिल माफ करना, सीवर लाइन आदि इत्यादि है, उसपे जो इनका जो फंडिंग होती है, जो लुहावन बातें होती हैं, वो ज्यादा असरकारक होती हैं। और उसमें जो है जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, संविधान, लोकतंत्र, इन सब बातों पर कोई असर नहीं होता है। तो इसलिए जो दिल्ली का जो चुनाव है वो हमको लगता है गरीबी और अमीरों के बीच में हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी पार्टी लोग वहां पर या जो जिसको कहते हैं फ्री भी इस तरीके के जो भी दे पाती है, उसका वहां पे काफी असर देखने को मिल रहा है पिछले 13 सालों में। और उम्मीद है कि ये भी कोई अपवाद नहीं होगा। इस समय जिस तरीके से आप पार्टी ने जो है महिलाओं के लिए 2100 रुपए की घोषणा की है, 70 साल के लोगों के लिए जो फ्री इलाज की बात कही है, तो इसका असर आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस पूरी खबर पर चर्चा की। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबर पर आपसे चर्चा करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा आज अपने बचे हुए 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इसको लेकर शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर भाजपा कोर कमेटी और बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक हुई थी। इसमें दिल्ली चुनाव के कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा हुई। सीईसी की बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने बैठक में कहा कि दिल्ली के लोगों का भाजपा पर भरोसा बढ़ा है, लेकिन जीत के लिए और मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की असलियत लोगों के सामने लानी होगी, केजरीवाल की झूठ को उजागर करना होगा। सीईसी की मीटिंग में पहुंचे पीएम मोदी अचानक बाहर खड़े पत्रकारों से मिलने पहुंच गए। उन्होंने पत्रकारों को नए साल की बधाई देते हुए कहा कि ठंड बहुत है, आप सभी खुद का ख्याल रखें और सिर ढक कर रहें। चलिए, आलोक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव को बीजेपी की जो 41 उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी हो सकती है। क्या लगता है आपको, कौन कौन से नाम इसमें सामने आ सकते हैं? कि इस बार जो बीजेपी है बहुत फूक फूक के ध्यान रख रही है और सही पोजीशन पे सही कैंडिडेट देना चाह रही है। अभी तक जो 29 कैंडिडेट्स आए हैं उसमें भी आपने देखा है कि जिस तरीके से जो भी व्यक्ति हैं, जो प्रभावशाली हैं, उनके जो अगेंस्ट में कैंडिडेट खड़े हैं वो भी प्रभावशाली है। हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि आरटीसी के अगेंस्ट में रमेश बिदूरी साहब को खड़ा किया, लेकिन वो अपने आउट स्पोकन है, चाहे वो संसद के अंदर हो या सड़क पे हो, उनके बयानबाजी ऐसे रहते हैं जिसको देखते हुए लग रहा है कि उनका कहीं कैंडिडेट फिर से जो है बदला ना जा सके। क्योंकि एक महिलाओं के ऊपर इस तरीके का आक्षेप लगाना, इस तरीके की बयान देना जो शोभा नहीं देता है ना उनको और उनकी पार्टी को, इसलिए हो सकता है उनका जो है टिकट जो है बदला जा सके।
लेकिन बाकी आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स को घोषित कर दिया है। ऐसे में बीजेपी बहुत ही सोच समझ के जो भी कैंडिडेट्स खड़ा हो रहा है, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए अपने प्रत्याशी को कर रही है। हाँ, ये बात सही है कि ज्यादातर आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे। तो फिर आपने देखा कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है, और कोई भी बात हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो जितनी पकड़ बनाए रखी है, अंतोगत्ता आप देखेंगे कि ऐसे में एक बड़ा अच्छा संघर्ष होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ होगी कि कांग्रेस जो है वो संघर्ष से बाहर जा रही है। अगर कांग्रेस मजबूती से लड़े, जो कि 4 से 5% वोट पे पहुंच गई थी, अगर वो फिर से अगर 14 से 15 और 16% वोट पे आती है, तो आप देखेंगे कि त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। क्योंकि जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई है, बैठक में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी ने दावा किया है कि इस बार जो दिल्ली की जनता है उसका बीजेपी पर भरोसा बढ़ा है। तो हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना प्रदर्शन अच्छा किया था, तो क्या लगता है कि इस प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने ये दावा किया है? देखिए, जहां तक लोकसभा की बात है, चाहे ये चुनाव हो आपका 2024 हो, चाहे इससे पहले वाला 19 वाला हो, आपने देखा 700 सीटें जो है वो बीजेपी को ही जाती है। वहां की जनता बड़ी कैलकुलेटेड है और वो देखती है कि जो जहां तक लोकसभा का है वो पूरी सीटें जो है बीजेपी को देती है। और जहां की विधानसभा का चुनाव होता है, इधर एफसीडी का भी चुनाव देखा, तो उसमें आम पार्टी का पल्ला भारी रहता है। लेकिन जिस तरीके से 62-8 और जिस तरीके से 67-3 का जो मुकाबला हुआ था, वो इस बार नहीं होगा। बीजेपी की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, लेकिन आप देखेंगे कि जो एक तरफा चुनाव नहीं होगा। अब की बार बीजेपी मजबूती से लड़ रही है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है, अंतोगत्ता होगा क्या, क्योंकि जिस तरीके की वहां की जनता है, जनता का झुकाव है, मासेस है, और जहाँ तक गरीबों की बात कही जाए, उनका अभी भी केजरीवाल की पार्टी पे विश्वास है और उन्हीं को ज्यादातर वोट करती है। लेकिन बीजेपी मजबूती से लड़ रही है। और एक चीज आपने देखी थी कि जो भी आपकी चुनाव की मीटिंग्स होती है वो गोपनीय रखी जाती है, पत्रकारों को दूर रखा जाता है। लेकिन जब माननीय मोदी जी बाहर निकले, उन्होंने ठंडक में पत्रकारों को देखा तो उनसे आग्रह किया, अरे भाई आप अंदर आके बैठ लीजिए, इतनी ठंडक से आप बचाव रखिए। तो एक अच्छा सौहार्द वातावरण उन्होंने दिखाया पत्रकारों के लिए। फिर भी हमको लगता है कि बीजेपी मुकाबले में तो है, लेकिन आम पार्टी का जो पन्ना है वो अभी भी भारी है। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानीय निकायों के चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी को संकेत दिए हैं कि उसे अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना यूपीटी के राज्यसभा सांसद राउत ने कहा, इंडिया ब्लॉक और महाविकास अघाड़ी गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए है। राउत ने कहा कि गठबंधन में व्यक्तिगत पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलते हैं। ये राजनीतिक दलों के संगठनात्मक विकास में बाधा डालता है। हम अपनी ताकत के दम पर मुंबई, ठाणे, नागपुर और अन्य नगर निगमों, जिला परिषदों और पंचायतों में चुनाव लड़ेंगे। इन चुनाव में हम अपने कार्यकर्ताओं को मौका देंगे। विधानसभा चुनाव में एमवीए की करारी हार पर आरोप प्रत्यारोप में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार पर निशाना साधा। संजय ने कहा कि जो लोग आम सहमति और समझौते में विश्वास नहीं करते, उन्हें गठबंधन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। द्विवेदी जी, स्थानीय निकाय चुनाव में अब जो सांसद है संजय राउत, उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि ये चुनाव जो है वो अब अकेले उनकी पार्टी लड़ेगी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से नगरीय चुनाव होते हैं, ये स्थानीय स्तर पर चुनाव होते हैं और जो पार्टी होती है वह संगठन को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के चुनाव को लड़ाया जाता है और लड़ते भी हैं। निश्चित तौर पर जो स्थानीय प्रतिनिधि होता है, स्थानीय कैंडिडेट होता है, जनता का भरोसा उस पर ज्यादा होता है। जिस प्रकार से नगर पालिका वहां पर है, ये बहुत ही बड़ी नगर पालिका वहां महाराष्ट्र की मानी जाती है, तो स्थानीय चुनाव में ज्यादातर गठबंधन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि स्थानीय पार्टी ही वहां पर चुनाव लड़ती है। जी द्विवेदी जी, संजय राउत का साफ तौर पर कहना है कि ये जो गठबंधन बनाया गया था इंडिया ब्लॉक और एमवीए का, ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए नहीं था। तो अब क्या लगता है आपको, बीएमसी में ये आपस में ही लड़ेंगे? क्योंकि अभी तक तो ये सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, अब जब ये लोग अलग हो जाएंगे तो क्या आपस में लड़ेंगे और इसमें बीजेपी को कितना फायदा होगा?
देखिए, मैंने आपको बताया कि जो ये चुनाव होते हैं ये स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं और निश्चित तौर पर जो भी राजनीतिक दल होते हैं वे अपना दमखम स्थानीय स्तर के चुनाव पर दिखाने पर रखते हैं, जिससे उनको ये पता चले कि उनकी स्थानीय स्तर पर क्या मजबूती है। तो अब जो ये छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं ये अपने स्वतंत्र रूप से अलग अलग तरीके से लड़ेंगे, जिससे इससे इनका वोट बैंक और कोर बैंक पता चलेगा कि किस प्रकार से चुनाव संपादन हो रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद किसको ज्यादा सीट मिली है। संजय राउत का ये भी कहना है कि गठबंधन में व्यक्तिगत पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनको मौका नहीं मिल पाता और अब जब वो अलग चुनाव लड़ेंगे तो कार्यकर्ताओं को मौका देंगे। तो क्या लगता है कि गठबंधन में क्या वाकई जो व्यक्तिगत पार्टियां उनके कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया जाता? निश्चित तौर पर देखिए, जो विधानसभा के और जो लोकसभा के बड़े चुनाव होते हैं उनमें जो स्थानीय नेता होते हैं और जो स्थानीय लोग होते हैं कई बार उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल पाती है। तो आपने देखा होगा कि वह दल बदलकर अन्य दलों में जाकर के अपनी प्रत्याशी वहां से बन जाते हैं और चुनाव को लड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मनमुटाव बड़े स्तर पर हो जाता है। क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं बड़े चुनाव होते हैं, इन चुनावों में सभी प्रकार का समीकरण को बिठाया जाता है, चाहे वह किसी भी जाति से हो या किसी भी दल से हो। तो जब इस प्रकार के गठबंधन होते हैं, जो बड़ा बृहद चुनाव होता है, उसमें सभी को मौका मिलना एक तरह से संभव नहीं हो पाता है। लेकिन इस तरह के चुनाव होते हैं जो नगर पालिका के, नगर निगम के, पंचायतों के चुनाव होते हैं, इसमें क्षेत्रीय दल अपने स्थानीय नेताओं को बढ़ाने के लिए इस चुनाव को लड़ते हैं और लड़वाते हैं, जिससे उनको ये पता चले कि उनका वोट बैंक किस प्रकार से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए चौथी और आखिरी बड़ी खबर में बात करेंगे बिहार की, जहां इस साल विधानसभा के चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्मा गया है। बीपीएससी पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिनकी परेशानी अब बढ़ने वाली है। यह आरोप उनके लिए एक और कानूनी मुश्किल बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर पीके ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में बीपीएससी की ओर से उन्हें कानूनी नोटिस भेजा गया है। प्रशांत किशोर की ओर से पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन के दौरान आरोप लगाए गए थे कि बीपीएससी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की है। सीटों का सौदा 30 लाख रुपए से 1.5 करोड़ तक में किया गया है। पीके ने यह भी कहा था कि बीपीएससी इसलिए परीक्षा रद्द करने का इच्छुक नहीं है क्योंकि उसने पहले ही सीटों को लेकर लेन देन कर लिया है। अब बीपीएससी की ओर से प्रशांत किशोर को 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिससे वो बीपीएससी पर लगाए आरोपों को साबित कर सके। ऐसा नहीं करने पर पीके के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार जुड़ चुके हैं। राकेश जी, पीके ने जो आमरण अनशन के दौरान बीपीएससी पर धांधली के आरोप लगाए थे, लेकिन लगता है कि यह आरोप अब उनके लिए गले की हड्डी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो आरोप पीके ने लगाए हैं वो उनके गले की हड्डी बनती दिख रही है, क्योंकि पीके जो आरोप लगाए हैं उससे प्रूफ में वो हमको नहीं लगता है कि वो कुछ दे पाएंगे। बीपीएससी एक स्वायत्त संस्था है और पीके ने यहाँ तक कहा था कि सरकार के साथ मिलकर बीपीएससी ने कुछ सीटों का सौदा किया है और करोड़ रुपए में तक में सीटों की डील हुई है। तो इन सब जो आरोप पीके लगाए हैं उनका वो कोई प्रमाण जो है वो नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये जो आरोप है वो उसके गले की आंख बनती दिख रही है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बीपीएससी ने ये एक नया ये सिलसिला शुरू किया है। इससे पहले कई नेताओं ने बीपीएससी के ऊपर उंगली उठाए, कई अभ्यर्थियों ने भी बीपीएससी पर उंगली उठाई और कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन बीपीएससी ने इस तरह का कोई नोटिस उनके खिलाफ नहीं भेजा। ये मुझे लगता है कि पहला मौका है कि बीपीएससी ने नोटिस भेजा है, कानूनी नोटिस अपने वकील के माध्यम से, और प्रशांत किशोर को 7 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए। बिल्कुल राकेश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि 7 दिनों का समय दिया है बीपीएससी ने कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसको वो साबित करें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है और वह आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं तो किस तरीके की कानूनी कार्रवाई उन पर हो सकती है? देखिए ये जो है अभी तो ये तो अब देखने वाली बात होगी कि बीपीएससी किस तरह की एक्शन लगी। तो लेकिन हाँ ये जरूर है
कि बीपीएससी के जो अगर पिछली हेयरिंग के माध्यम से नोटिस भेजा गया है, उन्होंने कहा है कि 7 दिनों के अंदर अगर पीके प्रशांत किशोर जो जन सुराज के संयोजक हैं, अगर अपने आरोपों का जवाब नहीं दे पाते तो उनको आगे जो है उनको हम कानूनी कार्रवाई उन पे करेंगे। निश्चित रूप से बीपीएससी मानहानि का मुकदमा दायर कर सकती है। और बीपीएससी जो एक स्वायत्त संस्था है, उन्होंने कहा है कि ये सरकार से मिली हुई है और सरकार के साथ मिलकर सीटों का सौदा कर रही है। इसमें बीपीएससी के अध्यक्ष ने भी कड़ी नाराजगी जताई है और कही है कि बीपीएससी जो ये प्रशांत किशोर जो है अपने आरोपों की पुष्टि करे और नहीं तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि मानहानि का मुकदमा बीपीएससी की ओर से प्रशांत किशोर के खिलाफ दाखिल किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल राकेश जी, पीके साहब ने बिना सोचे समझे आरोप तो लगा दिए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें इन आरोपों के जरिए बढ़ती जा रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने जानकारी साझा की। तो ये थी 4 बड़ी खबर, जहां हमने आपको दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार की खबर से रूबरू कराया। कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।